पोएम 10th क्लास इंग्लिश यूपी बोर्ड का पहला पोएम चैप्टर है हमारा द फाउंटेन, जिसको किसने लिखा है? जेम्स रसेल लॉवेल ने। मैं आपको ये पूरी पोएम पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। ठीक है, बने रहिए। मैं ग्रामर के भी कुछ रूल बताऊंगा, आपको तरीका भी सिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा। आप वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहला ही अर्थ के लिए आप लोग जान लीजिए, फिर भी मैं इसमें अर्थ बताऊंगा, लेकिन आप पिछले वीडियो भी मेरे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला ही पैराग्राफ है, Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like, when the winds blow। देखिए, कुछ आप जानते हो, मैं आपको बता भी चुका हूँ, पोयम हो या आपकी जो कविता होती है उसके अर्थ तमाम होते हैं, कई सारे अर्थ होते हैं। तो आपको सिर्फ उसकी फीलिंग पकड़नी होती है। ठीक है, वर्ड तो आपको आने ही चाहिए। वर्ड मीनिंग और वर्ड पावर आपकी नहीं अच्छी होगी तो आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे इतनी जल्दी। तो आप क्वेश्चन इतने सारे नहीं आते एग्ज़ाम में, लेकिन ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे करके अलग अलग ईयर में आए हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन बैंक का फोटोग्राफ है, तो इसलिए इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट ही जो पैराग्राफ्स आए हैं वैसे मैं पूरे कराऊंगा। सिर्फ 2 पैराग्राफ शायद इसमें छूटे हुए हैं, मैं वो भी कराऊंगा। मेरे पास दूसरे फोटोग्राफ्स हैं, तो बने रहें वीडियो में। और देखिए, क्रम से करते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, क्या पूछा जा रहा है उसको ढूंढिए, उनके वर्डों को ढूंढिए। जब तक आप वर्ड नहीं ढूंढेंगे आपको जो है उसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग करते हैं, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, क्या? हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट। अब देखिए, लुक से समझ में आ रहा है दिखता कैसा है ना, यही तो समझ में आ रहा है। मूनलाइट यानी चांदनी रात में। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, यही तो लिखा हुआ है ना। तो अब इसका आंसर आपको यही तो लिखना है कि वाइटर देन स्नो। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब आप आंसर, हम आपको पिछली बार भी बता चुके हैं कि अभी ये सेंटेंस कैसा है आपका। ये सेंटेंस आपका है क्वेश्चन वर्ड वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसीलिए डज हेल्पिंग वर्ब लगी है। अब आपको इसको क्या बदलना है, किस में बदलना है? आंसर में। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट उठाएंगे। तो सब्जेक्ट कहाँ से उठाएंगे? तो इन द मूनलाइट, यानी मूनलाइट में ही तो पूछा गया है। तो इन द मूनलाइट द फाउंटेन लुक्स, ठीक है, वाइटर देन स्नो। ठीक है, अब ये चीज़ द फाउंटेन आप आगे भी बोल सकते हो, द फाउंटेन, ठीक है, लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ये चीज़ बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्टेड, और व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द वर्ड सो यूज्ड इन थर्ड लाइन। तो देखिए, अब इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें अब कैसे इसका आंसर चाहते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन समझिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। जो वेविंग वर्ड है वो किस तरीके के मोशन को बता रहा है, ठीक है, सजेस्ट कर रहा है, ये मतलब पूछा जा रहा है आपसे। तो वेविंग सो फ्लावर लाइक, यही तो लिखा है। सो माने जैसा, फ्लावर लाइक इतना हिल, ऐसे इस तरीके से हिलता है जैसे फ्लावर लाइक, कि जैसे फूल हिल रहा हो। ठीक है ना, तो यही आपको इसमें अर्थ लिखना है कि वेविंग क्या सजेस्ट कर रहा है। तो वेविंग सजेस्टेड द मूवमेंट टू एंड फ्रो, सो मीन्स लाइक। ठीक है ना, देखो दोनों का अर्थ एक साथ उन्होंने लिख दिया। सो का मीन यहाँ क्या है, लाइक, जैसे। ठीक है, और जो आपका टू एंड फ्रो यानी इधर उधर, ठीक है, तिरछा मिर्छा, हिलना, लहराना। ठीक है, ट्रू एंड फ्रो, आगे पीछे दाएं बाएं होना, उसको टू एंड फ्रो बोलते हैं। ठीक है, वेविंग सजेस्टेड द मूवमेंट टू एंड फ्रो। उसके बाद अगला हम लोग करते हैं, व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन द मूनलाइट। तो आपको मालूम है वाइट है, कैसा है, इन द मूनलाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट ऑन द फाउंटेन। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट इन द फाउंटेन। तो फाउंटेन का जो लाइट में इफेक्ट होता है मूनलाइट में, तो क्या होता है कि वो कैसा दिखता है, वो लुक्स लाइक वाइटर देन स्नो, यही तो था, लुक्स वाइटर देन स्नो। ठीक है ना, तो आपको इसमें भी इसी तरीके से वर्ड डाल देने हैं। द मूनलाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज़ वाइट, और द वर्ड इनटू इन द फर्स्ट लाइन डिनोट्स टू मूव इंटरनली इन द एवरी कंडीशन। ठीक है ना, इटरनली, इटरनली मैंने हमेशा, उस सदैव जो है मूव ही करता रहता है और बिना थके हुए
एक ही लगातार एक ही दिशा में, ठीक है ना। इसके बाद चौथा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट ऑन द फाउंटेन। ठीक, चौथे में मूनलाइट मेक्स द फाउंटेन वाइटर देन स्नो, ये आपको भी मैंने बताया, ठीक है ना। अच्छा, ये तीसरा छूट गया था क्या, ठीक है, चौथा। फिर उसके बाद आता है पाँचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन द विंड्स ब्लो। तो अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन द विंड्स ब्लो। तो व्हेन द विंड्स ब्लो फाउंटेन वेविंग सो फ्लावर लाइक। ठीक, आपका ये इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, कन्फर्म। देखिए, कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप अगर ये 2 लाइन, वैसे जब आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जब उन बच्चों के लिए है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो समझ में आ जाते हैं एक वर्ड से कि आपसे लुक, ये देखिए विंड्स बोल रहा है, ब्लो बोल रहा है, तो अब ये है तो ये 2 लाइनें आप लिख दीजिए, ठीक ना, तो आपका आंसर तब भी उसमें मिल जाएगा। तो ये एक तो ट्रिक है, लेकिन आप सही से करिए उसको, ठीक है ना, अच्छे से सेंटेंस बनाकर करिए। इसके बाद फिर अगला हम लोग करते हैं क्या, अगले में 5वां हो गया, छठा, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना है हर पैराग्राफ के लिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम विच पोएम हैज़ अबव द स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। तो आपको मालूम है स्टेंजा कहाँ से लिया गया है, तो आपकी सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर से द फाउंटेन से लिया गया है, और इसके पोएट कौन है, जेम्स रसल्स, हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना। तो अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका आंसर ये, ठीक है। अब इसमें जो है आप जो चाहें, देखिए जो चाहें आप, देखिए अब ये आंसर इसका क्या था, 5वें का तो हम लोगों ने आंसर कर लिया था, व्हेन द विंड्स ब्लो फाउंटेन वेव्स लाइक फ्लावर, है ना, कैसे हिलता है, फ्लावर के तरीके हिलता है। इसके बाद छठे क्वेश्चन का ये, द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, the above stanza has been taken from the poem The Fountain. The poet of the poem is James Russell Lowell. ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं, देखिए आपको नहीं आता पूरा सेंटेंस बनाना तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं पोएम नेम, ठीक है, पोएम नेम लिख दीजिए और डैश करके उसका नाम लिख दीजिए, राइटर का नाम लिख दीजिए या पोएट लिखिएगा, ठीक है, तो आप उसके सामने डैश करके उनका नाम लिख दीजिए। जब आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, नहीं तो सेंटेंस तो आपके क्वेश्चन में ही होता है, तो आपसे जो बोला गया है ना, कि जो ये लाइन है, विच द पोएम हैज़ बीन द अबव स्टेंजा बीन द टेकन, तो आपको बस सिंपल सा वही लिख देना है, द अबव स्टेंजा। ये यहाँ से आप देखिए सब्जेक्ट यहीं से तो उठाएंगे आप, द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन सी, द फाउंटेन। याद रखिएगा, इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा, चैप्टर के नाम को डार्क कीजिए, राइटर का नाम भी जरूर डार्क या ब्लैक पेन से लिखिए या इन्वर्टेड कामा में उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो अलग आपको दिखाई दे। इसके बाद सेकेंड वाले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एंड मिडनाइट हैप्पी बाय डे, ठीक है। तो इसके दोनों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज़ ऑलवेज हैप्पी। आप कैसे जानते हो, तो हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा खिलखिलाता रहता है, चमकता रहता है, एक जैसी गति से मोशन करता रहता है, तो ये तो उसका उत्तर था ना। तो द फाउंटेन इज़ जॉयफुली बिजी इन मूविंग अप एंड अप ऑल। तो क्या है, वो हमेशा ऊपर से ऊपर और ऊपर चढ़ना चाहता है और खुशी के साथ चढ़ता है। द फाउंटेन इज़ जॉयफुली बिजी, ठीक है, वैसे जो हम लोग बोलते हैं, इन मूविंग अप एंड अप ऑल द होल डे, पूरे दिन और रात, ठीक है, ऊपर और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पूरे दिन और रात। इन इंडिकेट दैट इट ऑलवेज हैप्पी, इन इट इंडिकेट, ये प्रदर्शित करता है, इट इंडिकेट का मतलब क्या हो गया, कि यह प्रदर्शित करता है, इट इज़ ऑलवेज हैप्पी, कि ये हमेशा प्रसन्न रहता है, ठीक है ना। कोई आदमी देखो अगर काम करता है, वो खुशी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, तो सुस्त होकर बैठ जाता है, लेकिन वो तो कंटिन्यू ऊपर और चढ़ता रहता है, तो इसका मतलब वो तो प्रसन्नता है ना, उसको खुशी के साथ काम कर रहा है, ये कवि का भाव उसमें है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर है, द पोएट अफेक्ट्स, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट्स द पोएट। तो यही क्वालिटी तो है, यही पूरी क्वालिटी है, द पोएट अफेक्ट्स मच विद द प्लीजर ऑफ द फाउंटेन एज इट इज़ ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशन, इट स्प्रे एट मिड नाइट और बाई डे इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना।
घुमा कर देखिए, भाव थोड़े सेंटेंस बदले हुए हैं। अगर भाव देखा जाए तो वही तो है कि वह लगातार जो है ऊपर नीचे गति करता रहता है दिन रात बिना थके हुए प्रसन्नता के साथ। यही तो उसको प्रेरणा देता है कवि को, ठीक है, अफेक्ट करता है कि हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है आपका। तो उसके नीचे की आप हैप्पी एट द मिडनाइट हैप्पी बाई डे, ठीक है ना, रसिंग इन द स्प्रे, वो हमेशा छिड़कता रहता है, बिखरता रहता है चारों दिशाओं में, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, द पोएट अफेक्ट्स मच, यानी ज़्यादा, विद द प्लीजर ऑफ द फाउंटेन, ठीक है, उसकी प्रसन्नता खुशी, एज इट, जैसे कि जैसे, अब देखिए यहाँ से मैं गलत पढ़ गया, एज यहाँ तक रोकी, फिर एज इट इज़ ऑलवेज हैप्पी इन द ऑल कंडीशंस, वह सदैव हर दशा में प्रसन्न रहता है। इट स्प्रे इन द मिडनाइट, और बाय डे, वो आधी रात में भी और दिन में भी रहता है, और ऑल और सभी दिशाओं में बिखरता है, ठीक है। फिर तीसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द पोएम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द, स्प्रे का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो स्प्रे क्या सजेस्ट कर रहा है कि फाउंटेन स्पीड्स इट्स द हैप्पीनेस इन द ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में जो बिखरता है वो यहाँ पर स्प्रे प्रसन्नता को, खुशी को दिखाता है, ठीक है, ठीक है। जो स्प्रेड माने फैलना होता है, क्या होता है, फैलना। तो स्प्रे सजेस्टेड दैट द फाउंटेन स्प्रेड इट्स हैप्पीनेस इन ऑल डायरेक्शन, वो हर दिशा में अपनी खुशियों को बिखेरता है, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं, तो ये फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। कौन सा है, तीसरा पैराग्राफ, एवर इन द मोशन ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर आ वेरी, ठीक है ना, हमेशा गति में रहता है। ब्लिट्सम एंड चेरी प्रसन्नचित रहता है, खुश आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, वो हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। नेवर वरी, वो कभी चिंतित या दुखी नहीं होता है, ठीक है, कभी थकता नहीं है। तो अब इसका पहला ही क्वेश्चन है, फ्रॉम विच द पोएम हैज़ अ स्टेंजा, तो ये आपको यही 6 नंबर वाला पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, यही आपको जवाब लिखना है। द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोएम द फाउंटेन, द पोएट ऑफ द पोएम इज जेम्स रसल लॉवेल्स, ठीक है ना। आप उसका तो पूरा यही रहेगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन द मोशन, लगातार वो कैसे रहता है, ठीक है ना। तो किस दशा में वो हमेशा रिमेन्स एक जैसा बना रहता है, तो ब्लिट्सम एंड चेरी इन द मोशन, कैसा, ब्लिट्सम एंड चेरी, बिल्कुल आपके पोएम से ही वर्ड उठा लिए गए, ठीक, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया उसमें। फिर फोर्थ है आपका, थर्ड है, इन विच द डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लाइम, तो किधर, हीवन वर्ड की तरफ चल रहा था ना, तो द फाउंटेन क्लाइम्स हीवन वर्ड, किधर चलता है, किस डायरेक्शन में, हीवन वर्ड्स, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्लाइम में चलना, उसमें एस लगा हुआ है ना। वी, फिर लिखा हुआ है फोर्थ नंबर, व्हाट लेसन कैन बी द लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली हीवन वर्ड मूविंग फाउंटेन, तो व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली हेवन वर्ड मूविंग फाउंटेन, स्वर्ग की ओर उसका लगातार चलने से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें सदैव ऊंचाई पर काम करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए और बोरियत अपने आप में महसूस नहीं करनी चाहिए। वी कैन लर्न फ्रॉम द फाउंटेन दैट, क्या, कि वी शुड आल्सो वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली टू अचीव हायर गोल्स ऑफ लाइफ। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है, वी शुड आल्सो वर्क, हमें ज़रूर करना चाहिए, हार्ड यानी कठिन, कॉन्स्टेंटली टू यानी वर्क लगातार स्थिर होकर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली बिल्कुल ध्यान लगाकर मेहनत के साथ एकाग्रता से, टू अचीव पाने के लिए, हायर गोल्स यानी अपने जो हायर माने उच्च, गोल्स माने जो लक्ष्य हैं, ठीक है, जो उच्च स्तरीय लक्ष्य हैं ऑफ द लाइफ के यानी जीवन के, ठीक है, इनको पाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, जैसे फव्वारा करता है, ये हमें सीख मिलती है। उसके बाद है वाई हैज़ फाउंटेन, फिफ्थ नंबर करते हैं हम लोग, वाई हैज़ द फाउंटेन बीन कॉल्ड एवर इन द मोशन, क्यों उसको हमेशा पुकारा जाता है कि वो जो है मोशन में ही रहता है। तो क्या है, द फाउंटेन हैज़ बीन कॉल्ड एवर इन द मोशन बिकॉज इट नेवर स्टॉप एंड ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, ये तो हम सब लोग जानते हैं, इट नेवर स्टॉप एंड ऑलवेज मूव अपवर्ड, ठीक है। फिर है 6 नंबर, द क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन एज मेंशन इन द गिव स्टेंजा आर, अच्छा वो क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं पढ़ने लगा, डिज़ायर द क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन एज द मेंशन इन द गिवन स्टेंजा, कौन कौन सी हैं, डिस्क्राइब, सॉरी डिज़ायर मैंने बोल दिया, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना है आपको क्वालिटी की, तो कौन कौन सी उसकी क्वालिटी थी, कि ऑलवेज एक्टिव रहता था, हैप्पी एंड चेयरफुल रहता था,
गोइंग सदैव अपवर्ड ऊपर की तरफ रहता था, और नेवर टायर्ड कभी भी चिंता या थकता नहीं था, ठीक है ना। वेरी लिखा था उसमें, तो आप वेरी लिख दीजिए या टायर्ड लिख दीजिए। टायर्ड माने भी थका होता है, वेरी माने भी थका होता है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ, ये हो गया। तो द क्वालिटी ऑफ द, देखिए अब सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, ठीक है, बिल्कुल वहीं तक लिखा, एज मेंशन इन द गिवन स्टेंजा आर, गिवन स्टेंजा आर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप को इंग्लिश के सेंटेंसों को पकड़िए और उनको ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना आ जाएगा। और आपने जब अगर ये सीख लिया तो आपको ये याद हो जाएंगे, आप कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं, आपको तरीका आने लगेगा। फिर सातवां है पॉइंट आउट द रेमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। रेमिंग का होता है मतलब तुकबंदी वाले शब्द, ठीक है। तो जैसे देखिए कौन से हैं इसमें यहाँ पर, तो चेरी और वेरी, यहाँ पर जो चेरी और वेरी लिखे गए थे, तो देखिए पीछे का वर्ड मिल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग तुकबंदी में बोल देते हैं इधर उधर, गीता सीता, इस तरीके से। और भी बहुत सारे शब्द हिंदी में तो आप लोग देखते ही हो, अलंकार में है ना, खूब यूज होते हैं तुकबंदी कविताओं में। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी जो सेम पीछे से उच्चारण में एक जैसा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेमिंग वर्ड्स, ठीक है, रेम बनती है उससे ना। अब इसके बाद तीसरा पैराग्राफ करते हैं। तो देखिए तीसरे पैराग्राफ में आप लोग पैराग्राफ देख लीजिए, इसको आप स्वयं कीजिए, ठीक है। इसके सारे आंसर भी हैं, आप इनको याद कीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये चौथा पैराग्राफ था। चौथा पैराग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चौथा पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चन है और इसके आंसर हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ है आपका, ये सारे क्वेश्चन हैं और ये इसके आंसर हैं। इसी तरीके से पांचवा पैराग्राफ आपका ये है। छठा, ये छठे के क्वेश्चन ये, तो पहले आपको पाँचवें के मैं कर दिखा देता हूँ। पाँचवें के क्वेश्चन आंसर हमें लग रहा है छूट के क्या, तो पाँचवें के लिए मैं आपको ये देखिए ये पाँचवें के ही हैं, ठीक है। ये पाँचवें के क्वेश्चन आंसर नहीं, पाँचवें के क्वेश्चन आपको दिए नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये और देखिए ये आपको भी ये देख लीजिए आप लोग, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें या हिंदी भी लिखी हुई है, आप इससे भी पैराग्राफ के क्वेश्चन ये देखिए क्रम से हैं सारे। पहला पैराग्राफ, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ, पहला, दूसरा, ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा, ठीक है। पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, सारे इसमें पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। कुछ इनके आंसर दूसरे ढंग से लिखे हुए हैं, लेकिन आपको हेल्पफुल बहुत सारे होंगे, ठीक है। इनको देखकर आप रोक के सीख सकते हैं। याद करिएगा,